अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वो तकरीर आज पार्लियामेंट में बिलाखिर हो ही गई, जिसका तज़किरा और ज़िक्र वो पहले दिन से कर रहे हैं। आज अपोजिशन भी मौजूद थी और ज़ाहिर है सरकारी बेंचों पर भी एक बड़ी तादाद बराजमा थी। वो उस वक़्त होती है जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तकरीर कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर जो है उसके बजट के हिस्से से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके जो दावे थे उससे भी मौज़ूए बहस हो सकते हैं और उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है। उन्होंने मईशत के बारे में जो कुछ कहा उससे भी इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन दो बातें ऐसी हैं, एक तो ऐसी है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी और एक जो है वो यकीनन इंतहाई अहमियत की हामिल है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस से अपोजिशन को दावत दी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुज़ाकरात करे। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को इस चीज़ पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 के अंदर और उस जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स थी 2013 के इलेक्शन के ऊपर। तो हमने इसके ऊपर जो सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह बात कही कि इंतखाबी इस्लाहात के बग़ैर जो है जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ज़ाहिर है मैं इसके लिए अपोजिशन से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, इस पर बात करें और उनकी अगर कोई तजावीज़ हैं तो वो हमें बताएं और हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरा उनका जो अहम चीज़ थी वो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में थी। उन्होंने ये बात कही और बड़े वाज़े अंदाज में कही कि हम अमेरिका के साथ पार्टनर इन पीस तो हो सकते हैं, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। ये इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि ये एक ऐसा फ़ैसला हो गया है कि जिसके अंदर अब पाकिस्तान जो है रास्ता तलाश कर सकता है अफ़गानिस्तान की उन सूरत हाल के मुज़मरात से बचने के लिए। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके दरमियान आज एक तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकरीर कर रहे थे, उसको रिस्पॉन्ड किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा चूँकि मेरा नाम लिया गया है लिहाजा मैं इसका जवाब दूंगा। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। फाजिल मेंबर ने बहुत से बातें की हैं। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी ज़रदारी का नारा लगाते हुए देखा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। थैंक यू जी, मैं आपके सामने सच लेकर आ रहा हूं। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। इसके बाद
शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर कहा कि मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और जुड़िया खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाप को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं जनाबे वाला, ये बात करते हैं, जानता हूं। और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान पे एक्सेप्ट करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। ये सूरत हाल यकीनन अफसोसनाक थी और ये ज़ातियात पर हमला था। और जाहिर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक पार्टी के चेयरमैन हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब एक पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। पार्लियामेंट के अंदर इस बात की तवक्को की जाती है कि जो भी बात कही जाए वो एक दायरा कार में रहकर कही जाए, लेकिन अगर हम अपनी सूबाई जो असम्बली हैं उनको देखें, कौमी असम्बली को देखें, मामला इस नहज पर पहुंच गए हैं जहां पे बर्दाश्त जो है वो निकलती जा रही है, तहम्मुल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और जाहिर है कि उसके नतीजे में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो रही है कि एक दूसरे को अब बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा। गो वज़ीर आज़म के आज ईवान में आने और उनकी तकरीर हो जाने से एक उम्मीद बन चली है, और दुआ यही है कि ये वन ऑफ इवेंट ना हो और मामलात जो हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से ही आगे तो बढ़ें। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने जो इस्तीफ़ा दिया वो संजीदा नौइयत का है कि कहने पर वापस हो जाएगा? पहली चीज़ तो ये, पहले ये पूछे कि इस्तीफ़ा दिया क्या। जो चीज़ें आप अभी तक बात करते आए हैं, ज़रा उसका मैं सिंध असेंबली का नक्शा खींच दूँ। 3 साल हो गए ऑपोजिशन, जो कि असली ऑपोजिशन, जाली ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, वो इसमें अभी तक फिरदौस साहब एक सेकंड, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पे और जो उन्होंने 2 अहम पॉइंट्स किए हैं उन पे बात करनी है, इसको जरा मुख्तसर कर लीजिए ताकि हम उस डिस्कशन पे जाएं। मैं जल्दी से कर लेता हूँ ना। आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कहते हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास वो नहीं होती। ये बजट की स्पीच में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लिमानी लीडरान को बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे, आज भी लोग उठते हैं तो हमेशा नेशनल असेंबली, दूसरी असेंबलियों में माइक खोल दिया जाता है, सिंध असेंबली में नहीं खोला। जब दीवार से लगाते हैं तो प्रोटेस्ट होती है, तो उस प्रोटेस्ट पे बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, जिनको बाहर किया वो तो सही है, जिनको बाहर नहीं किया उनको भी असेंबली से बाहर रखा, असेंबली के प्रेमिसेस से बाहर रखा, नॉट फ्रॉम द असेंबली हॉल। बाहर उनको सिर्फ असेंबली हॉल से किया गया था। तो जब ऐसी जमहूरियत चल रही हो, जहां कब कहीं सुनवाई ना हो, जहां एमपीए को अपना किरदार अदा करने का मौका नहीं मिले, तो ऐसे हाउस के ऊपर लोगों का टैक्स का पैसा लेके बोझ क्यों बना जाए। तो मैं काफ़ी संजीदा हूं। मैंने अपनी पार्टी से भी इजाज़त मांगी है और मैंने सारी रीज़न भी दिए हैं कि क्यों नहीं रहना चाहता इसका अवान का मेंबर, और मेरा रेजिग्नेशन जो है वो तैयार पड़ा है। गवर्नर भी मौजूद नहीं है और मुझसे कहा गया कि आप इतवार तक इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह मैं पीर तक कोई एक हतमी फैसला आपको सुना। अच्छा शैला रज़ा साहब, आप भी मुख्तसर रिस्पॉन्ड। आप चूँकि मुस्कुरा रही हैं, शायद मुस्कुरा इसलिए रही हैं कि आप लोग समझते हैं कि फिरदौस साहब इस पे कायम नहीं रहेंगे। अगर कायम रहें तो ज़िमनी इंतखाब होगा तो शायद ये सीट आपको वापस मिल जाए। मैं पहली बात ये कि ज़ाती इनकी कोई बात नहीं करूँगी। मेरा और इनके दरमियान बहुत एहतराम के रिश्ते हैं। बात यह है कि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो जो इन्होंने रीज़न दिए मैं जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात होगी। इसका फैसला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया गया था और नेशनल असेंबली लेवल पे किया गया था, और जिन जमातों के दरमियान किया गया था
उसमें आप सिग्नेटरी हो जाएं, हम यहाँ पे भी इसकी दाग बेल डाल देंगे। सेकंड ये कि मैं समझती हूँ कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी जो है वो जाए और सिर्फ फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं इनके मिनट्स उठाए कि ये कितना बोले, कितनी दफ़ा बोले, कितनी दफ़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया, तो मैं समझती हूँ कि इनकी पार्टी में इस वक्त जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे ज़्यादा फिरदौस शमीम नकवी साहब का एहतराम भी है, बोलते भी हैं। इन्होंने रिकॉर्ड लंबी स्पीच की एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है शैला रज़ा साहिबा, अब मैं आगे शैला रज़ा साहिबा उसकी डेफिनेशन मौजूद है, आप ही से शुरू कर रहा हूँ, मैं जरा आगे अब बढ़ना चाह रहा हूँ। ये फरमा दीजिए कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है और जाहिर है फ्लोर ऑफ द हाउस से दावत दी है। इससे पहले अपोजिशन ये बात कहती थी कि टीवी टॉक शोज से बात की जाती है, वज़ीर आज़म ख़ुद क्यों नहीं कहते हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि अपोजिशन आए, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुज़ाकरात करे। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन इस पर पेशरफ्त करेगी? अच्छा, मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने 3 साल तक जो एक इंतकामी कार्रवाइयों का बाज़ार गर्म रखा, चोर डाकू, उसमें अभी तक वो कुछ खातिर खा रिज़ल्ट नहीं हासिल कर सके। इस तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको तकरीबन जेल में काफ़ी असर रखा और इस वक्त भी खुर्शीद शाह और बहुत से लोग जेल में हैं और अभी तक ख़ास तौर पर मेरी पार्टी में किसी पे कुछ साबित नहीं हुआ। तो उनका ये दावत देना इस बात के साथ कि थोड़ा सा सबको अचंभा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ा सा नहीं कहना चाहिए कि भाई एनआरओ नहीं मांगना। उन्हें समझ आ गया कि एनआरओ के साइड दिए गए हैं, अपोजिशन ने नहीं मांगे, और अपोजिशन में दिए गए हैं तो किस साइड दिए गए हैं ये भी उनको समझ आ रहा होगा। तो जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है डायलॉग पर यकीन रखती है। 342 या 44 कितने का ऐवान है नेशनल असेंबली का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी तो वो 126 अरकान असेंबली के साथ बनी थी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। 18वीं तरमीम की गई, 58(2)B का ख़ात्मा किया गया और ऐसे इक़दाम किए जिस पे अपोजिशन ने साथ दिया। सी पैक जो है, जो आज लाइफ लाइन है, 12 मई 2012 को चाइना की वेबसाइट पे आसिफ अली जरदारी का साइन करते हुए फोटो है। गवादर को सिंगापुर से लेके भी चाइना को दिया गया। फिर शमसी बेस खाली कराया गया जो पाकिस्तान की खुददारी और अपने फैसले जाहिर करता है किसी जमहूरी हुकूमत के। फिर सलाला चेक पोस्ट पे जिस तरह से रद्द अमल दिया गया, ये सारी वो बातें हैं। खानानी एंड कालिया का केस सामने आया और उसके बाद हुंडी और हवाले से पैसे आना इस मुल्क में बंद हुए, रेमिटेंस रफ्ता रफ्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये सारे ज़राई असलाहात भी, ज़राई एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, कैरी लुगर बिल किया गया, IMF से सबसे ज़्यादा कम कर्ज लिया गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक वो हुकूमत जो सिंपल मेजॉरिटी ना हो वो कर सकती है सबको एतमाद में लेके। तो मैं नहीं समझती कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत जिसकी उससे ज़्यादा सीटें हो इस वक्त वो नहीं कर सकती। अब जब भी वज़ीर आज़म या कोई भी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा और हम ऑपोजिशन में होंगे, जो भी रिफॉर्म्स होंगी हम उस पर वेलकम के लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकती हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की, बेनज़ीर साहिबा की, कि किस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन में, जुल्फ़िकार भुट्टो ने एज़ गवर्नमेंट अक्सरियत सबकी ली, अपनी राय के साथ शामिल की, और बेनज़ीर साहिबा ने एज़ ऑपोजिशन लीडर किस तरह मोहम्मद खान जनेजा को जो है मुख्तलिफ औक़ात पे सपोर्ट किया। अच्छा, अब फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म की जो तकरीर आज हुई है, अपोजिशन उसमें से अपने लिए एक अखलाकी फ़तह तो देख रही है कि ना NRO का ज़िक्र हुआ, ना चोर और डाकू का ज़िक्र हुआ, ना लूटे हुए पैसे का उस तरीके से नाम लेकर ज़िक्र हुआ, किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं हुआ। एक इंतहाई साफ़ सुथरी तकरीर थी जो की गई और यही अपोजिशन जो है वो चाहती थी। नदीम साहब, आपने भी तकरीर सुनी और मैंने भी तकरीर सुनी। मैंने सुना कि 2 निज़ाम नहीं होंगे, कमज़ोर के लिए एक निज़ाम और ताकतवर के लिए दूसरा निज़ाम।
एक माशरे में इंसाफ कभी नहीं आ सकता जहां ताकतवर अबव द लॉ। और ये भी कहा गया कि इस वक्त जो मुल्क दुनिया में गरीब हैं उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके हुक्मरान जो हैं वो उसके दौलत पे डाका डालते हैं, और पाकिस्तान जो गरीब है उसकी भी वजह यही है। ये मैंने तकरीर में सुना, जो आपने सुना वो आपने बयान कर दिया। तो मुझे तो बड़ा साफ सुनाई दिया कि हमने जो है रियासत मदीना कायम करनी है, और रियासत मदीना के अंदर जो निज़ाम है वो ही लाना है। हमने ये भी सुन लिया कि तहरीक इंसाफ बनाई किस लिए गई थी, इंसाफ के लिए बनाई गई थी, और हमें ये खुददारी के लिए बनाई गई थी, इंसानियत के लिए बनाई गई है। हमने जो इंसानियत के लिए कर रहे हैं वो भी बता दिया। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम उस मोहब्बत का इजहार इसी तरह करते हैं कि हम मुल्क की भी खिदमत करेंगे और मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। हमने कभी डायलॉग से इनकार नहीं किया, हमने हमेशा दावत दी है डायलॉग की। हम जिस बात के ख़िलाफ़ है कि हम ये नहीं मानेंगे कि जो लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जो कागजात चुरा के पाकिस्तान के केसेस के कहीं गायब कर दिए, जो अदालतों में जाने से कतराए, जो कटकना में तो सज़ा हो लेकिन सरे महल को पहले क्या मेरा नहीं है और फिर मेरा हो जाए, जिन्होंने बेतहाशा दौलत जमा की लेकिन उसका कभी हिसाब देना पसंद नहीं किया। तो हम जातियात पे नहीं जा रहे, ये लूटी हुई कौम की दौलत है, बेतहाशा केसेस हैं। इसमें फिरदौस साहब अब आपसे सवाल लेके शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइए कि जाहिर है इंतखाबी इस्लाहात करवाने में और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लाने में वज़ीर आज़म साहब की बहुत ख्वाहिश है, बड़ी शिद्दत के साथ ख्वाहिश है, और शायद ये इसी ख्वाहिश पर गलबा पाते हुए जो उनका अपोजिशन को दावत देना है मुज़ाकरात की, वो इसका हिस्सा है। आपको लगता है कि ये बात जो है वो आगे बढ़ सकती है? नजीम साहब आप अभी भी नहीं समझे हैं, मैं समझता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश जो है वो ये है कि 1970 से लेकर अभी तक जितने इलेक्शन हुए जो पार्टी हारती है वो धांधली कहती है। इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। इस सिलसिले को उसी तरह ख़त्म हो सकता है कि जब तमाम पार्टियां एक पेज पे आकर एक ऐसे निज़ाम, ऐसे मजबूत निज़ाम पे एग्री कर ले जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन को इंश्योर करे। उसके अंदर बायोमेट्रिक्स भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके अलावा भी अगर कोई तजवीज़ है वो भी हो सकती है। इससे कि सारी दुनिया EVM से पे इस्तेफादा करती है, लेकिन हर दुनिया के मुल्क में ये नहीं होता कि जो इलेक्शन हारेगा वो ये कहेगा धांधली हो गई। तो वहाँ नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेस है। हमें आज भी इस इलेक्शन सिस्टम पे बड़ा एतराज़ होता है। जो पोलिंग स्टाफ होता है वो किसी न किसी सरकारी से इदारे से आता है, और वो जो सरकारी इदारे में जिस लोगों की बाजी में हुकूमत रही है उनके रखवाए हुए लोग हैं वो, और उनकी सारी तर जो उनकी वो है कहते हैं हमदर्दियाँ वो उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जिन्होंने उनको वो नौकरी दिया होता है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है फिरदौस साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब शैला रज़ा साहिबा, आप समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का जो मामला है और बाकी जो चीज़ें हैं? मैं कह दूँ, देखिए जी, दो निज़ाम तो हैं इस वक्त मुल्क में। पार्टी फंडिंग केस चलता नहीं है, गवर्नमेंट के केसेस चलते नहीं हैं। गवर्नमेंट के लोगों पे केसेस हों तो वो कहते हैं वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो इंसाफ होगा, और वरना हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे। फिर वज़ीर आज़म मिले, इंसाफ हो गया, उन्होंने कहा बजट भी अब हम पास करा देंगे। लेकिन अपोजिशन के केसेस चलते हैं। और मेरी पार्टी के सदर पे जिस पे इन्होंने अटैक किया 11.5 साल पहले, और अब आपके दौर में भी वो मुसलसल जो हैं पेशियाँ भुगत रहे हैं। अल्लाह के लिए कुछ तो साबित कर दो। अगर उनको सज़ाएं हुई तो वो सदर कैसे बने, और इनके दौर में इतनी जो है ये सब बातें जो मैंने पहले की ये कैसे हुई। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये बात सही है कि बुराई ऊपर से नीचे आती है।
इस वक्त 3 साल में मुल्क करप्शन में ऊपर गया है, ठीक है, और गुर्बत वहीं बढ़ती है जहां करप्शन हो। और आप देखिए कि मुल्क का कर्जा अंदरूनी और बैरूनी दोनों बढ़ा है। सब कुछ अदा करो, सूद, ये सब कुछ तो 100 अरब बच रहा है, जिससे आगे समझ में नहीं आ रहा लोगों को, बड़े बड़े माहिर माशियात को, कि मुल्क का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो जब अब ये तो हो गया पहली बात का जवाब। अब आ जाती हूँ मैं दूसरी बात पर। दूसरी बात आपने ये की कि देखिए कंवर दिलशाद साहब हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपने इलेक्शन कमीशन की और इलेक्ट्रॉनिक उसकी वोटिंग की बात की है ना मुझसे, दूसरा सवाल। तो उन्होंने मैंने पहले भी बताया था कि, और एक पूरा प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ जो हमारे इलेक्शन कमीशन के और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो मामला है, इसमें जो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए और उसमें क्या क्या आइन के कौन कौन से आर्टिकल की खिलाफ वर्जियाँ आई। तो देखिए, एक तो ये बात थी कि लोग ये कह रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में आया है। 18वीं तरमीम इनके सामने आई थी, किस तरह से तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर काम किया गया था। इस वक्त जो है सब ये इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पार्टी बना दिया कि जी वो बाइस ने, जब इनसे कहा गया कि वो कह रहे हैं इनकी खिलाफ वर्जी हुई। खुद इनकी कौमी असम्बली की जो कमेटी है उसने कहा कि उनकी बात को सुना नहीं गया। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये मेरे पास पूरे नोट्स रखे हैं, मैं बता दूँ किस किस आर्टिकल की वायलेशन हुई है, लेकिन इसमें जो कंवर दिलशाद साहब का बयान है वो काफ़ी अहम है। ठीक है, मैं शैला रज़ा साहब आता हूँ। इस तरह नहीं है। वो ये कहते हैं कि 2010 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा था कि हम 2 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वोटिंग कराएंगे। तो इसमें ये हुआ कि एक डेलीगेशन भारत भेजा गया और भारत में जब गए तो पता चला कि किस तरह से सिस्टम में खराबियां हैं, टेम्परिंग हो सकती है, ये सब। तो फिर वो आके सदर साहब को एक्सप्लेन किया गया और उस वक्त उनकी बात रखी गई। तो आप कैसे इसको कर सकते हैं? मैं आता हूँ शैला रज़ा साहबा। अब इसमें फिरदौस साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का फ़ोन टेप करवाएं ISI को कह के, क्योंकि जब ये हमारे वज़ीर ख़ारजा थे तो ये दुनिया में लॉबिंग करते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हटवा कर मुझे वज़ीर आज़म बना दो, तो खान साहब आपको भी लग पता जाएगा। मैं समझता हूँ जो बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसको उनकी उम्र के लिहाज से और भी नीचे की और ना कोई समझदारी की बात की, ना वजीर आजम इस तरह बनते हैं कि दूसरे, ये शायद पीपल्स पार्टी का हो कि कंडोलीज़ा राइस के पास जाके NRO लेके वजीर आजम या सदर पाकिस्तान बन जाए। बाकी जो है पार्टी की पार्लिमानी पार्टी बताती है। अगर किसी के पास कोई आदमी को जाना चाहिए तो अपनी पार्लिमानी पार्टी के पास जाना चाहिए, अपनी पार्टी से लेनी चाहिए नॉमिनेशन। और ये जो अगर गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जब वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे तो उन्होंने एक बात तो दिया दिया जिसका बिलावल शायद जवाब ना दे सके, शायद शैला भी ना दे सके, कि अमेरिका जाके या जिस भी वजीर आजम से जाके उन्होंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को मेरी जगह यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह मैं होना चाहिए। तो फिर ये बात तो तय हो गई ना कि पीपल्स पार्टी की डोरें कहीं और से हिलती, तो जिधर से डोरें हिलती थी उन्होंने उधर से जाके अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। हर आदमी को आगे बढ़ने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जब उन्हें पता है कि जरदारी साहब तो बन नहीं सकते थे, जैसे कि जरदारी साहब ने तो स्विस कोर्ट्स के अंदर बाकायदा ख़त भेजा था कि मैं मेंटली सही नहीं हूँ। वो ख़त भी स्विस कोर्ट्स के रिकॉर्ड के अंदर है, उसकी तहरीर भी मौजूद है। और जहाँ तक बात है 11 साल मुकदमे भुगतने की, तो भाई ये जरदारी साहब ने ही डाला हुआ है और नवाज शरीफ साहब ने डाला हुआ है। मैं आता हूँ फिरदौस साहब, हमें ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। निहाल हाशमी साहब, आज जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी उसका इब्तदाइया बहुत अहम था। उन्होंने ज़ाहिर है अपोजिशन को दावत दी है मुज़ाकरात की इंतखाबी इस्लाहात पर। आप समझते हैं ये सियासत के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पेशरफ्त नहीं है, वो हार गए, ये हारे हुए खिलाड़ी का ये उन्होंने जो कुछ अब तक 3 सालों में बो दिया है वो तो सबसे पहले उसको रिड्रेस करें, उसके असरात को जाया करना है। उन्होंने जिस अंदाज में बात की है वो बहुत देर कर चुके, और वो एक इसलिए बात करते हैं कि वो धांधली करना चाहते हैं अगले इलेक्शन में, इलेक्शन वोटिंग मशीन के जरिए। तो वो एक बुज़दिलाना उनका आज मुझे फेल नजर आया कि वो हारने के बाद चाहते हैं कि इसको पासा को पलटें और दावत दें। कई इश्यू ऐसे थे, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, कई इश्यूज थे जिस पे बहुत पहले बात होनी चाहिए थी, जब शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी थी कि आइए हम मिसाखे मईशत करें। अब इन्होंने बहुत देर कर दी, देर कर दी। अच्छा, इसमें निहाल हाशमी साहब, एक क्रेडिट तो आप आज इमरान खान साहब को दें कि उन्होंने जिस तरीके से खुददारी का जिक्र किया है और उन्होंने जो बात कही है कि हम अमेरिका के साथ पार्टनर्स इन पीस हो सकते हैं, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक दो टोक पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये क्रेडिट भी आप देने को तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं देने को तैयार, इसीलिए कि उन्होंने जो अमेरिका के साथ पार्टनर पीस की जो खेल शुरू किया था, आपको याद होगा ट्रंप के साथ जब वो गए थे, हमने धोखा खाया है इमरान खान और अमेरिका के पार्टनर पीस वाली बात है। वहां पे वो ग्रीन सिग्नल देके आ गए थे कि पीस के नाम पे कश्मीर को हड़प कर लिया जाए, 370 जो है उसको वो कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उनको पता था कि नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात डाली हुई है कि हम कश्मीर की मौजूदा हैसियत को खत्म कर देंगे। तो ये पार्टनर पीस के नाम पे पहले भी हमारे साथ बहुत खौफनाक धोखा हुआ, हमारा जो शहर है वो हमसे छीनने की कोशिश की गई। तो इनका हो सकता है कि इस पार्टनर पीस के पीछे कोई और फिर खुफिया मकासद और अज़ाइम हो, और इनको वैसे भी इमरान खान साहब को खारजा उमूर पे बिल्कुल कोई दस्तरस नहीं है। उन्हें यही नहीं मालूम कि किससे क्या बात करनी है, कब बात करनी है। उन्होंने तो कहा था कि मैं कश्मीर के लिए दुनिया में सफीर बन के जाऊंगा। आप मुझे 2 मुल्कों का नाम बता दें जहां पे वो सफीर बन के गए हो। मैं निहाल हाशमी साहब आता हूँ। शैला रज़ा साहबा, ये फरमाइएगा कि ये ज़रूरत क्या बिलावल भुट्टो साहब को पेश आई कि वो इस नौइयत की बात करते, और वो एक पार्टी के कायद हैं और बड़ी पार्टी के कायद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इस तरह आपको लगता है कि सही हुआ? शाह महमूद कुरैशी ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो तो एक डायलॉग होता है जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएनएज़ के दरमियान हो रहा है। उसमें तुम्हारा बाप और तुम्हारी उम्र, अगर उम्र ही सब कुछ होती तो इमरान खान साहब जो है इतनी बातें करके यू टर्न ना लिया करते। इस वक्त उनकी उम्र देके जरदारी साहब से भी बड़े, ठीक है। और शाह महमूद साहब क्या किसी का कैरेक्टर बताएंगे जो वो कह रहे हैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। ज़रा ये जो पंजाब की सियासत है, सफ़र कर रहे हैं या नहीं, इसकी अंदरूनी सियासत में शाह महमूद का क्या किरदार है, किसका ग्रुप क्या कर रहा है, ये सब जानते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं फिरदौस शमीम साहब कि इनकी पार्टी में होता होगा, तो मुझे ये बताएं कि जो लोटो की जमात है पीटीआई, इसमें ये शाह महमूद साहब और जावेद हाशमी जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ लड़ते थे, ये एक डाल पे आके कैसे बैठ गए। ये परवेज खटक, ये किस तरह 2012 को जो है आपके पास आके वजीर आला बन गए, ये किस तरह से इलेक्टेबल आ गए, ये किस तरह से क्या हो गया, आपकी पार्टी की जड़ें जहाँ से हिल रही हैं वो हमें मालूम है। और ये जो कॉन्डोलीज़ा राइस है ना, उससे जाके कुछ भी आप कहें, लेकिन परवेज मुशर्रफ जिससे आप 100 सीटें मांग रहे थे और नहीं दी उसने शौकत तरीन के लिए कहा, शौकत अजीज जो वजीर आजम थे उनके बारे में ज़रूर कहा, हमारे किसी के बारे में नहीं कहा कि वो कैसे थे। और दूसरी बात जो है मैं ये भी कहूँगी कि उम्र का अकल से वही लोग राब्ता जोड़ते हैं जिनको ये मालूम करना, ये बातें करनी आती हैं कि आज हम इस उम्र में मुशर्रफ के साथ अब्बा हैं, उसके क्या कहते हैं मशावरती कौंसिल में मैं किसके साथ हूँ, अब मैं जो हूँ गवर्नर बन रहा हूँ, अब मैं जो हूँ इस पार्टी के साथ ये बन जाऊँ। शाह महमूद कुरैशी तो अभी ये भी बता दें कि आइंदा क्या वो हुकूमती पार्टी में होंगे किसी में या इसी में रहेंगे मैं आता हूँ या नहीं लड़ेंगे। एक बात मुझे कहनी थी, एक बात और कहनी थी मुझे। इन्होंने कहा कि आसिफ साहब ने लिख के दिया कि मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ। हो सकता है कि कोई शख्स जो है
वो ये समझता हो कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जो उसके बच्चों की माँ है और आगे पीछे वो बीवी कर दे, ये कर दे। उनकी बीवी सिर्फ बीवी ही नहीं थी, वजीर आजम भी थी। 11.5 साल वो सारी कैद काट चुके, उनकी कोई नॉर्मल डेथ नहीं हुई, वो शहीद की गई एक दहशतगर्दी में। तो कुछ अरसे तो इंसान मेंटली जो है वो सफर करेगा ना, करेगा। ठीक है शैला रज़ा साहब, मैं आता हूँ। फिरदौस साहब, बीवी बच्चे छोड़ना ये करता रहे, उसकी बात नहीं कर रही मैं जी। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब ने आपको एक अच्छा मशवरा दिया है इस हवाले से, क्योंकि शकूक शुबात तो आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि एक शख्स जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ के तहत प्रमोट करना चाहता है, जो कोई एक चेयरमैन ऑफ द पार्टी को करना चाहिए, उसको ये सजेशन देना कि कोई पॉलिटिकल लीडर का फ़ोन टैप कराया जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि इस बात को बचकाना कहेंगे या इस बात को आप एक कोई मैच्योर सियासतदान की बात करेंगे? मैं तो नहीं समझता। जिस पीरियड की बात कर रही हैं उस वक्त बेनज़ीर, जिसका मैंने जिक्र किया था कि जो आसिफ जरदारी साहब ने स्विस कोर्ट्स में दिया था, उसके अंदर बीवी उस वक्त हयात थी। दूसरी चीज़, ये बड़ी हैरानी की बात है, कोटेक्ना में जो है सज़ा हो गई कोटेक्ना को कि उसने पाकिस्तान में रिश्वत दी, लेकिन इनकी हुकूमत और इसके बाद वाली हुकूमत ने आज तक ये नहीं निकाल सके कि किसको रिश्वत मिली पाकिस्तान में। इसी तरीके से सबमरीन केस के अंदर फ्रांस में वजीर आजम तक को सज़ा दे दी, डिफेंस मिनिस्टर को सज़ा दे दी, और किस बात पे सज़ा हुई कि इन्होंने पाकिस्तान में रिश्वत दी। और लेकिन पाकिस्तान में किसको रिश्वत मिली ये आज तक पता नहीं चला। ये तो है इनकी एफिशिएंसी ऑफ कैचिंग द कल्प्रिट्स। वो केसेस जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फाइल किए थे, वो वाजिद शमसुल हसन साहब कहाँ ले गए, वो तो बता देना, वो किसने गायब करवाए? मैं फिरदौस साहब आता हूँ क्योंकि मैंने निहाल हाशमी साहब की तरफ जाना है, लेकिन शैला रज़ा साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं ज़रा आगे बढ़ूँ। हमारे यहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देर से ज़रूर आई, लेकिन दूसरे मुल्कों में बहुत पहले आ गई थी। अगर कहीं से पेपर हट जाएं तो इतनी अहम चीज़ इंटरनेशनली डिस्कस हो रही हो, उनके पेपर कहीं ना कहीं होते हैं। आप लोग तो बजट में बता नहीं रहे कि हैदराबाद केस बरतानिया हारा, उसमें कितना उसको कबूल नहीं रहे, लेकिन बजट में उन सब चीज़ों का इफेक्ट आया है। इंटरनेशनली तो ब्लैक प्रिंस केस रिजेक्ट हो गया था और पाकिस्तान में चला पीपल्स पार्टी और जरदारी दुश्मनी में, और फिर भी वो साबित नहीं कर सके और इंटरनेशनली वो रिजेक्ट हो गया था कि ये आदमी तो पहले भी कहीं पकड़ा गया। तो खुदा के लिए पीपी फोबिया से निकल आएं, अपने वजीर खजाना को देखें कि वो किसको शहीद कह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया, बच्चों को, शहरियों को शहीद किया। कभी वो सऊदी अरब के लिए खड़े हो के हैव और हैव नॉट कहने लगते, फिर खैरात के चावल लेने पहुंच जाते हैं वजीर आजम। अच्छा, इसमें अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ पे आप वज़ीर आज़म को क्रेडिट नहीं देंगे कि आज उन्होंने कश्मीर पर भी दो टोक बात की है, और उन्होंने ये बात कही है कि भारत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वो 5 अगस्त की इक़दामात को वापस नहीं लेता। नदीम साहब, आप संजीदा प्रोग्राम करते करते बिल्कुल इसको मज़ाहिया प्रोग्राम मत बनाएं प्लीज। नहीं, देखें, ये तो उनकी 2-3 आज से बड़ी ठोस बातें थी। मुझे बोलने देना आप, या तो फिर मुझे मत लें। मैं ये कह रहा था, संजीदा प्रोग्राम के बाद ये मज़ाहिया इस तरह से हो जाता है कि 2-3 बात जेर नजर रखें। नंबर 1, जुर्रत नहीं थी हिंदुस्तान को 73 साल तक कि वो कश्मीर को अपने साथ अपना अटूट अंग बनाए। जब इमरान खान साहब गए अमेरिका और उन्होंने पीस पार्टनरशिप की बात की अमेरिका, और उनको कहा कि आप आए आकर के आर्बिट्रेटर या सालिसी का किरदार करें, और उसके बाद फिर उसी कश्मीर वो उसी इंडिया के साथ वो अभी पिछले 1-2 महीने पहले तिजारत के लिए राहदारी खोल रहे थे, समरी साइन कर दिया था उन्होंने। आज जब उनको कश्मीर का इलेक्शन नजर आया है तो वो फिर कश्मीर की बात करें, और उन्होंने ही कहा था, मैंने और आपने नहीं कहा था कि आई विल बी द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर फॉर कश्मीरीज। तो आप बताइए वो एम्बेसडर साहब कितने मुल्क के सफारत खाने में गया, और वो और उनका वजीर खारजा कितने मुल्कों में गया? आप 3 मुल्कों का नाम बता दें, मैं मान जाऊंगा। तो ये सियासी ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, और वो मजलूम कश्मीरियों के साथ इनको नहीं खेलना चाहिए, उनके जख्म पे मरहम नहीं रखना चाहिए।
अगर एक अच्छे मोमिन के तौर पे तस्लीम करना चाहिए कि हमसे ये ज्यादती हो गई, हमसे ये जुल्म हो गया। हमने निहाल हाशमी साहब, मेरे पास चूंकि आखिरी 1 मिनट है, फिरदौस साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे निहाल हाशमी साहब को? मैंने तो एक संजीदा सवाल। मैं निहाल हाशमी साहब जो कह रहे हैं, आज कश्मीर में सर्वे कर ले, ऑक्युपाइड में भी कर ले, और फिर जो कश्मीर पाकिस्तान के साथ मुल्क है उसके साथ भी कर ले। क्या दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा सिंसियर लीडर कौन है जो उनके कॉज को प्रमोट कर रहा है? अगर इमरान खान का नाम ना आए तो निहाल हाशमी साहब सच बोल रहे हैं, वरना मैं सच बोल रहा हूँ। पहली चीज, कोविड का जमाना है, कितने मुल्कों में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान में जो इमरजेंसी है वो है। ये मिलियन आदमियों की मार्च और ये पीडीएम का मूवमेंट शुरू करके पादरी अपना पहले घर संभालता है या पहले दुनिया भर में घूमता फिरता है? दुनिया कहेगी कि इस वजीर आजम से क्यों बात करें, इससे तो अपना घर नहीं संभल रहा। आप लोग जो ज्यादती करें मुल्क के अंदर, आप बदअमनी पैदा करें, आप सारा शोर हंगामा करें, और फिर उसके बाद भी कहें तुर्की पाकिस्तान गया, मलेशिया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा है, और दूसरे ममालिक जो हैं उनके पास जो है यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन के मसले के ऊपर पाकिस्तान जाके कर सकता है बातचीत, तो वहाँ कश्मीर की नहीं की है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।